Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tosif Ali and I am going to discuss the online test of QMCA, the physics portion. Okay, so let's start with the MCQs number 1. The temperature at which the ferromagnetic materials become paramagnetic materials. So options are given, the critical temperature, the Curie temperature, and the absolute temperature and the inversion temperature. So MCQs number 1, the temperature at which ferromagnetic material become paramagnetic material, this is called the Curie temperature. So इसमें option B आ रहा है, this is a Curie temperature, and this was scientist Pierre Curie for the first time who introduced this concept. इस टेम्परेचर पर डोमेन्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है. MCQs number 2, if a large amount of plastic deformation takes place between elastic limit and fracture point, then the material is said to be. This is a MCQs number 2, and if this is a stress and strain curve, and this is stress, so this is elastic limit and this is a fracture point. So if a large amount of plastic deformation, this is necking, so अगर इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के दरमियान ये डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो ये मटेरियल फिर क्या कहलाता है, इसको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं. ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, दिस इज अ डक्टाइल मटेरियल. ओके, MCQs number 3, the modulus of elasticity of a liquid is a, actually the are talking about the Young modulus of elasticity of a liquid is a, so option question number 3 में option A आ रहा है, this is a 0, because liquids cannot be stretched or compressed in only one direction, so its Young modulus is 0. Similarly for the gases, for all type of fluids, gases or liquids, the Young modulus is 0. Okay, MCQs number 4, the net charge on p-type semiconductor material is a, so 4 number MCQs है कि p-type semiconductors पर net charge क्या होता है. So p-type semiconductors पर charge नहीं होता, these are actually option D आ रहा है, इसमें ये neutral होते हैं. option number D MCQs number 4 में. okay, फिर आ रहा है हमारे पास MCQs number 5, at absolute zero temperature, the pure semiconductor behave like. MCQs number 5. MCQs, at absolute zero temperature, the pure semiconductors behave like insulator. इसमें option B आ रहा है, insulator. Okay. MCQs number 6, when the temperature of n-type semiconductor materials increases, then its conductivity. तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आ रहा है. MCQs नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ख्वाह वो पी टाइप हो या एन टाइप हो या जो भी हो, तो इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है. ठीक है, फिर MCQs नंबर 7, मैग्नेटिक डोमेन्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शंस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, बोथ ए एंड बी. सो मैग्नेटिक डोमेन्स जो है दिस MCQs नंबर 7, दीज आर एक्चुअली टाइनी मैग्नेट्स, स्मॉल रीजन्स होते हैं. ठीक है, हाईली क्रिस्टलाइन रीजन, और इसकी साइज जो है मिलीमीटर या इससे भी कम होती है, और ये टाइनी मैग्नेट्स होते हैं. दीज आर एक्चुअली एग्जिस्ट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ऑप्शन नंबर ए.
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है MCQs नंबर 8, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू AC इज 0, मैक्सिमम बोथ में पॉसिबल एंड ऑप्शन डी इज नॉन। सो दिस इज MCQs नंबर 8, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। सो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो इक्वेशन है वो है XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड 2 पाई FL। सो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ये इंक्रीज होता है, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू AC इज अ मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन बी आ रहा है मैक्सिमम, ओके। चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है AC की फ्रीक्वेंसी, तो इसके साथ साथ हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। MCQs नंबर 9 की तरफ आते हैं। इन LRC सीरीज AC सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट एट रेजोनेंस इज ऑप्शन ए रेजिस्टिव, ऑप्शन बी कैपेसिटिव, ऑप्शन सी इंडक्टिव, ऑप्शन डी 0। सो हमारे पास दिस इज MCQs नंबर 9, LR सीरीज AC सर्किट रेजोनेंस है, तो इम्पीडेंस की जो इक्वेशन है दिस इज इक्वल Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और XC माइनस XL स्क्वायर डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, तो ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगा, और Z इज इक्वल टू R स्क्वायर अंडर द रूट R, Z इज इक्वल टू R। सो एट रेजोनेंस LRC सीरीज सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज रेजिस्टिव, ओनली रेजिस्टेंस रह जाता है, कैपेसिटिव इंडक्टिव कैपेसिटेंस रिएक्टेंस और ये सारे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। फिर आता है MCQs नंबर 10, in LRC series AC circuit if the capacitance and inductance both are made half then the resonant frequency will be। अगर LRC सीरीज AC सर्किट है और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों को हम हाफ कर दें, ठीक है, तो कहते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। सो सिंपली हमारे पास इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई LC अंडर द रूट, ओके। सो अगर हम L को भी हाफ कर दे और C को भी हाफ कर दे तो फिर इस फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। सो लेट FR डैश, दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, एंड 1/2 पाई मैं इसको भी हाफ कर देता हूं और इसको भी हाफ कर देता हूं, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास इट विल बी लाइक दिस, FR प्राइम 1/2 पाई, और ये हो जाएगा LC और डिवाइड बाय 4 1/2 पाई, और ये 4 LC अंडर द रूट, और ये 2 पर चला जाएगा, 4 स्क्वायर रूट से निकल कर 2 बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो FR प्राइम दिस इज इक्वल टू 2F ऑफ R। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिकम डबल। सो इसमें ऑप्शन ए आ रहा है, MCQs नंबर 10 में ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, ओके। फिर आते हैं MCQs नंबर 11 पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, दिस इज MCQs नंबर 11, ऑप्शन गिवन है C is equal to mu naught epsilon naught, C is equal to under the root mu naught epsilon naught, C is equal to 1 divided by mu naught epsilon naught under the root, and C is equal to 1 divided by mu naught epsilon naught। So ये MCQs नंबर 11, और इसमें ऑप्शन C आ रहा है, C is equal to 1 mu naught epsilon naught। स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, अगर आपको ये याद ना हो तो यू कैन अटैक ऑन डायमेंशंस, ओके। सो इस साइड पे डायमेंशन मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो इस साइड पे डायमेंशन फाइंड आउट कर दे, 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, ठीक है। सो म्यू नॉट की डायमेंशन न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर स्क्वायर है, और ये जो है एप्सिलॉन नॉट, सो ये c² डिवाइड बाय न्यूटन
मीटर स्क्वायर, न्यूटन के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 1/c² डिवाइड बाय a² एंड मीटर स्क्वायर अंडर द रूट, और ये चार्ज ये करंट है और ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो ये टाइम के बराबर है, सो 1 डिवाइड बाई t² डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर अंडर द रूट, और इसे मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन को भी याद कर सकते हैं, और अगर याद ना हो तो डायमेंशन पे डायरेक्ट अटैक कर दिस बेस्ट वे। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ मटेरियल रिमेन्स इन डिफॉर्म स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स द मटेरियल इज सेड टू बी। तो अगर हम इस पे फोर्स लगा दे, ठीक है, और फिर जो है हम फोर्स इससे हटा दे और मटेरियल जो है वापस अपने ओरिजिनल शेप में ना आ जाए, तो इसको हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। सो इसमें ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें ऑप्शन सी आ रहा है, दिस इज अ प्लास्टिक मटेरियल। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे और ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए, डिफॉर्म स्टेट में रहे, तो इसको हम प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। फिर आते हैं MCQs नंबर 13 पे। एन इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस Y is subjected to stress S, the energy density is, means energy per unit volume, strain energy per unit volume की बात कर रहा है। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और कहता है कि इन इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस Y, सो एनर्जी डेंसिटी हमने एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन है U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। सो दिस इक्वेशन 1 नाम दे दे इसको, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वेशन है यंग मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ओके, सो यहां से हम क्या करते हैं कि ये जो है इसको इस तरफ से लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास Y मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ओके, सो हमने क्या करना है कि स्ट्रेस हमें गिवन है, स्ट्रेन नहीं गिवन है, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्ट्रेस, इसको मैं डायरेक्टली S लिख देता हूं, और ये डिवाइड बाय Y, इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दे 1 में, तो वो हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2, और स्ट्रेस S है, और स्ट्रेन की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, तो ये हो जाएगा S डिवाइडेड बाय Y, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 S² डिवाइड बाय Y। ओके, सो इसमें ऑप्शन A आ रहा है, S² डिवाइड बाय 2Y। MCQ नंबर 13 में ऑप्शन A आ रहा है, ऑप्शन A, और ये बराबर है S² डिवाइड बाय 2Y के, S² डिवाइड बाय 2Y। ओके, फिर जो है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी फोटॉन, विजिबल लाइट है, गेमा रेज है, एक्स रेज है, एंड अल्ट्रावायलेट रेज है। ओके, सो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं इस तरह, ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास यहां पे गेमा रेज, फिर जो है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर IR, फिर जो है हमारे पास माइक्रोवेव्स, और लास्ट पे जो है हमारे पास ये रेडियो वेव्स है। ये MCQ नंबर 14 है। ओके, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी फोटॉन, तो इस साइड पर जब आते हैं तो एनर्जी जो है E ऑफ गेमा इज ग्रेटर देन E ऑफ एक्स रेज, इज ग्रेटर देन E ऑफ UV, एंड इज ग्रेटर देन E ऑफ विजिबल, इज ग्रेटर देन E ऑफ IR, ग्रेटर देन E ऑफ माइक्रोवेव्स, एंड इज ग्रेटर देन E ऑफ रेडियो वेव्स। सो गेमा रे फोटॉन जो है इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी फोटॉन जो है वो गेमा रेस के पास होती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर B आ रहा है, 14 में ऑप्शन B।
गेमा रेज। फिर आते हैं 15 नंबर, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, दिस प्रोसेस दिस कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ओके, ये 15 MCQs है। कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC को हम कन्वर्ट करते हैं DC में, तो ये जो है इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, सो दिस में ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी 15 में। 16 है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या होगा एट रेजोनेंस? तो MCQs नंबर 16। ओके, तो एट रेजोनेंस हमारे पास रेजोनेंस पे एम्पीडेंस जो है दिस Z इज इक्वल टू R, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और Z इज इक्वल टू R, तो ये हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट है। और रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो है ये इसमें फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आ रहा है। और ये MCQs नंबर 16 में यहाँ पे V एंड I आर इन फेज। सो 16 में ऑप्शन आ रहा है सी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है 16 में। ओके, फिर आते हैं 17, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द चार्जेस आर स्टेशनरी। फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से चार्जेस से प्रोड्यूस हो सकते हैं? सो स्टेशनरी चार्जेस से, एक्सेलरेटिंग चार्जेस से, चार्जेस मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो MCQs नंबर 17। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है एक्सेलरेटिंग चार्जेस। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब प्रोड्यूस होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्सेलरेटिंग चार्जेस की वजह से पैदा होती है। ठीक है, अगर चार्जेस एक्सेलरेट ना करते हो तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होते। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होते, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जरूरी है चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इसमें ऑप्शन बी आ रहा है एक्सेलरेटिंग चार्जेस। फिर MCQs नंबर 18 है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल जनरलाइज्ड, ऑप्शन ए एम्पियर्स लॉ, गॉसेस लॉ, ऑप्शन सी फेराडे लॉ, एंड ऑप्शन नंबर डी ओहम्स लॉ। सो मैक्सवेल ने जो कहा था कि गलती है मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए एम्पियर्स लॉ ठीक था, लेकिन जब आप बियॉन्ड जाते हो मैग्नेटोस्टैटिक्स तो मैक्सवेल ने कहा था कि एम्पियर्स लॉ में कुछ गलती है और इसने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था। सो MCQs नंबर 18 में ऑप्शन ए आ रहा है, इस ऑप्शन ए एम्पियर्स लॉ को इसने मॉडिफाई किया था। सो मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। फिर आ रहा है MCQs नंबर 19, the current which is produced due to the changing electric flux, this is called ED current, conduction current, option number C है electronic current, and option number D है displacement current। so ये मैक्सवेल ने MCQs नंबर 19 उसने कहा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होता है तो इसको नाम दिया था I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई डिवाइड बाय डेल टी, और ये करंट जो था दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, विच आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो कैथोड रेज है, इंफ्रारेड्स है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है। तो सिंपली कैथोड रेज दिस अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है। ठीक है, सो 20 MCQs में क्वेश्चन 20 में ऑप्शन ए आ रहा है, कैथोड रेज दीज आर नॉट एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो ऑप्शन ए। ओके, फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर
21 पे। If young modulus of a wire is Y and energy per unit volume is E, then the stress will be, stress मालूम करना है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यंग मॉडुलस हमारे पास गिवन है Y और कहता है कि स्ट्रेस फाइंड आउट कर दे, एनर्जी डेंसिटी मींस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी गिवन है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन सी आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ई वाई अंडर द रूट। किस तरह रहा है? सो ई is equal to 1 by 2 stress multiplied by strain, stress multiplied by strain। और फिर वही इस तरह यंग मॉडुलस से हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, या इससे स्ट्रेन की वैल्यू मालूम कर दे तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, इसको ऊपर पुट कर दे। सो E इज इक्वल टू 1 by 2 और स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, और ये हो जाएगा क्योंकि मैंने S मालूम करना है, 2 और Y को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, 2EY इज इक्वल टू S स्क्वेयर और S इज इक्वल टू 2EY अंडर द रूट। सो ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 में। ओके, फिर 22 क्वेश्चन है, व्हेन अ परमानेंट मैग्नेट इज स्ट्रांगली हीटेड इट, क्या होगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिज्म इंक्रीजेज। ऑप्शन बी है लॉसेस इट मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी है इस पर डज नॉट इफेक्ट मींस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन डी जो है इसमें पोलैरिटी इंक्रीजेज मींस। तो जब हम किसी भी परमानेंट मैग्नेट को हीट दे देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो डोमेन्स के दरमियान इंटरेक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, हीट की वजह से एनर्जी इसको मिल जाती है और ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन बी ठीक है, इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। 22 में ऑप्शन बी, इट लूजेज अ मैग्नेटिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस मटीरियल? ओके, ऑप्शन गिवन है ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एमार्फस मटीरियल जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल जो है वो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हो। ओके, मींस कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है इट इज लिमिटेड टू ए फ्यू एटॉमिक डायमेंशन। तो ऑप्शन गिवन है ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, तो ये सारे जो है दिस ऑल, ऑप्शन डी ऑल, ये सारे एमार्फस मटेरियल्स है। ग्लास भी एमार्फस है, रबड़ भी एमार्फस है, प्लास्टिक भी एमार्फस है। ओके, सो ऑल आर एमार्फस। फिर जो है 24 की तरफ आते हैं। ए वायर स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, द स्ट्रेन इज, तो स्ट्रेन के लिए इक्वेशन क्या है? स्ट्रेन हमारे पास है चेंज इन लेंथ, क्योंकि इसको स्ट्रेच करते हैं वायर को तो हम मींस टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। और ये कहते हैं कि एल, दिस लेट्स सपोज ओरिजिनल लेंथ इज एल नॉट, सो एल नॉट फाइनल जो है माइनस एल नॉट डिवाइड बाय एल नॉट। ओके, सो कहते हैं कि लेंथ को हमने डबल किया है इनिशियल के, तो लेट्स सपोज अगर एल नॉट 1 है तो एल जो है ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1, तो इससे ऑप्शन क्वेश्चन आंसर जो है वो 1 आ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 24 में, 24 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। फिर आते हैं 25 की तरफ। रेंज ऑफ वेवलेंथ of visible light is in between 10 nanometer to 200 nanometer, 400 nanometer to 700 nanometer, 200 nanometer to 400 nanometer, 50 nanometer to 100 nanometer. So इसमें ऑप्शन बी ठीक है, 400 nanometer to 700 nanometer। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है वो हमारे पास 400 से लेकर 700 तक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 में ये ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर यस ऑप्शन बी 400
nanometer to 700 nanometer. ओके 25, अब 26 की तरफ आते हैं। 26 की तरफ आते हैं। इफ द बैंड गैप और फॉरबिडन गैप is greater than 3 electron volt, band gap energy is greater than 3 electron volt, then the material is classified as insulator, conductor, semiconductor और superconductor. तो अगर बैंड गैप जो है ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ओके, और ये बैंड गैप अगर इसकी जो विड्थ है ये ग्रेटर देन E3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो ये मटेरियल जो है ये फिर इंसुलेटर होगा। सो इसमें ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन ए, 26 में ऑप्शन ए आ रहा है इंसुलेटर। ओके 26 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एंड वो मटेरियल जिसकी बैंड गैप एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो इसको हम ये इंसुलेटर में डालते हैं, ठीक है। फिर आता है MCQs number 27. If the temperature coefficient of a material is negative, then the material is said to be conductor, insulator, superconductor or semiconductor. Okay, so ये इसमें ऑप्शंस, दो ऑप्शंस आ रहे हैं। इंसुलेटर का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ऑफ रेजिस्टेंस ये नेगेटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स का भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा तरजीह जो हम देंगे वो सेमीकंडक्टर्स पे देंगे, ठीक है। सो 27 में जब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दिस सेमीकंडक्टर, ओके। अगर आप इसको कर सकते हैं मैथमेटिकली भी आप इसको कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाई आर नॉट डेल्टा टी, उस इक्वेशन से कर सकते हैं। फिर आ रहा है MCQs नंबर 28, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर 28, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ एंड नॉन। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इसमें होल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। फिर आते हैं 29 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। जिंक है, कॉपर है, सॉफ्ट आयरन है और बिस्मथ है। तो इनमें से कौन सा जो है वो फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट आयरन जो है ये फेरोमैग्नेटिक इन नेचर है, ओके। सो ये 29 में ऑप्शन आ रहा है 29 में ऑप्शन आ रहा है सी, सॉफ्ट आयरन। और ये ज्यादातर ट्रांसफार्मर कोर्स में भी इस्तेमाल होता है। एनर्जी लॉसेस इसमें, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसमें एनर्जी लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर कोर में भी इस्तेमाल होता है, ओके। फिर आ रहा है 30, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पीरियोडिक अरेंजमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटस कहते हैं, बेसिस कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं या यूनिट सेल कहते हैं। सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट MCQs नंबर 30 इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तो इसको हम लेटस कहते हैं, ओके। अगर 2 डायमेंशन हो तो फिर प्लेन लेटस है, और अगर 3 डायमेंशन हो 2D, और अगर 3D हो तो फिर स्पेस लेटस है, या इसको ब्रावे लेटस भी कहते हैं। यह साइंटिस्ट का नाम था और इसने इसको स्पेस लेटस को डिफाइन किया था। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तो इसको हम कहते हैं लेटस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 30 में, ऑप्शन ए। फिर आ रहा है 31 में, फॉर अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर डैश मैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुइटेबल एंड आर यूजुअली यूज्ड। सो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज होते हैं कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज होते हैं, बोथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉन। तो यूजुअली जो इस्तेमाल होते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। ये MCQs नंबर 31 है और इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ये हिस्टीरियस लूप है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये हिस्टीरियस लूप नेरो होता है, और जब ये नेरो होता है तो ये आपको ये एरिया,
ये एरिया आपको एनर्जी लॉस शो करता है। एनर्जी लॉस, तो अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हो तो फिर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन मुश्किल होती है और एरिया ज़्यादा होता है। जब एरिया ज़्यादा होता है तो हमारे पास एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होती है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को इजीली हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो ये एरिया कम होगा और ये एरिया जब कम होगा एनर्जी लॉसेस कम होती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर आयरन जो है। ओके, फिर आ रहा है 32, टेम्परेचर एट विच एंड बिलो विच अ मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर। तो इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर या इन्वर्स टेम्परेचर कहते हैं। सो 32 में ऑप्शन ए आ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर मटेरियल सारी रेजिस्टिविटी लूज कर देता है और वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो 32 में आ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये ऑप्शन नंबर ए है। 32 में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। फिर आते हैं 33 की तरफ। इम्पीडेंस ऑफ आरसी सीरीज एसी सर्किट इज, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सीरीज एसी सर्किट 33 है, आरसी सीरीज एसी सर्किट है। तो आरसी सीरीज सर्किट में दिस इज वी आर, दिस इज माइनस वी सी, और ये वी है और लेट दिस 5। तो कहते हैं कि इम्पीडेंस क्या होगा, तो इम्पीडेंस जो है इस पे V square is equal to, this is equal to VR square minus VC square या I square R square plus I square XC square under the root, और ये this is equal to IZ and this is I into R square plus XC square. So I और I cancel, so Z is equal to R square प्लस एक्स सी स्क्वेयर। सो इसमें ऑप्शन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर आर सी, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 33 में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ओके, फिर जो है 133 34, इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट आई लीड्स वोल्टेज या वी लीड्स आई, वोल्टेज लीड करता है करंट को, आई एंड वी आर इन फेज एंड ऑप्शन डी ऑल आर पॉसिबल। सो इसमें ऑप्शन नंबर ये 34 है, एमसीक्यूज नंबर 34 कहते हैं कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट मींस रेजिस्टेंस एसी सर्किट और इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब एक रेजिस्टर एसी सर्किट में लगा हुआ तो वहां पे वोल्टेज और करंट जो है दोनों फेज में होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 34, और ये आई एंड वी आर इन फेज, दोनों फेज में होते हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हाउ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LRC सीरीज सर्किट चेंजेस इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। 35 है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट LC। कहते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो C विल इंक्रीज, C विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, डिक्रीजेस। So f of R will decrease. Okay. फिर जो है 36, high frequency oscillating voltage when applied to an inductive circuit. एक सर्किट एसी सर्किट है, इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है तो इसको हम इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, और कहते हैं कि हाई oscillating वोल्टेज हम इसमें अप्लाई करते हैं तो करंट क्या होगा, द करंट इन द सर्किट विल बी लो, हाई, इंफिनिटी और नॉन। तो एसी जो है इंडक्टर एसी को अपोजिशन सप्लाई करता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज नंबर 36 है और इसमें ऑप्शन ए आ रहा है लो। ओके, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, और फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है, ये जब इंक्रीज होती है
तो ये XL भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होता है, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट को अपोजिशन जो है वो ज्यादा मिलेगी, तो करंट लो होगा फिर, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 36 में। 37 की तरफ आते हैं। एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम। AC सर्किट है, इसमें 50 ओहम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एंड कनेक्टेड अक्रॉस AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज मालूम करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, ये 37 क्वेश्चन नंबर 37 है, और VRMS हमारे पास गिवन है, VRMS दिस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। कहते हैं कि V0 और VM मालूम कर दे, ये मालूम कर दे, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, VRMS इज इक्वल टू ये V0 और VM डिवाइड बाय √2। तो ये मालूम करना है, इसको यहां पे शिफ्ट कर दे। सो VM इज इक्वल टू √2 और VRMS 220 है, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो 310 311 वोल्ट आ जाएगा, ओके। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। 37 में ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी 37 में, ओके। फिर जो है 38 की तरफ आते हैं। इन LRC सीरीज रेजोनेंस AC सर्किट व्हेन XL इज इक्वल टू XC देन द करंट I विल बी। तो करंट जो है फिर क्या होगा, 0 मिनिमम मैक्सिमम बोथ A एंड B, ओके। सो ये MCQs नंबर 38 है। तो LRC सीरीज सर्किट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है एम्पिडेंस की, वो Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। लेकिन कहते हैं कि XL बराबर है XC के रेजोनेंस पे, तो ये दोनों कैंसल आउट, सो Z इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टेंस जो है सिर्फ अगर रेजोनेंस नहीं है तो सर्किट में रेजिस्टेंस इन तीनों कंपोनेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन जब रेजोनेंस पे XL XC के बराबर हो जाता है तो ये एक दूसरे के कैंसिल कर देते हैं, और रेजिस्टेंस जो सर्किट में होता है जस्ट R की वजह से, एम्पिडेंस जो होता है, ठीक है। तो जब रेजोनेंस पे हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एक्चुअली जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट जो है ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो करंट जो है ये मैक्सिमम 38 में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सो करंट विल बी मैक्सिमम, ओके। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कहते हैं कि फोटोडायोड ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, नो एक्सटर्नल बायसिंग, बोथ A एंड B। सो क्वेश्चन नंबर 39 है फोटोडायोड, तो ये कौन से बायस में काम करता है। फोटोडायोड जो है एक्चुअली लाइट आता है और डिप्लेशन रीजन से इलेक्ट्रॉन और होल्स को वहां पे डिप्लेशन रीजन में चार्जेस को क्रिएट करता है, मोबाइल आयंस को, ठीक है। सो जितना डिप्लेशन रीजन ज्यादा होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी कि डिप्लेशन रीजन को हिट कर दे, ठीक है। तो रिवर्स बायस में अगर हम इसको लगा दे तो डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगी, तो डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द लाइट टू हिट द डिप्लेशन रीजन इज मैक्सिमम। तो फोटोडायोड जो है ये रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, रिवर्स बायसिंग, ओके। एंड फाइनल एमसीक्यूज, आखिरी एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन 40। व्हेन P साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव terminal of battery and N side is connected to negative terminal of battery, then the depletion region is a, ये लास्ट नंबर MCQs है टेस्ट का। कहते हैं कि Pn जो है हमारे पास, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, P साइड है और ये N साइड है, ठीक है। और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तो एक्चुअली दिस इज अ फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आप इसको देख ले तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे पास डिप्लेशन रीजन कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन बी। रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन रीजन बढ़ता है, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होता है, ओके। सो दिस वाज द लास्ट एमसीक्यूज, थैंक यू।